नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के लाइफलाइन कॉन्क्लेव के इस सेशन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं रघु शर्मा, राजस्थान सरकार चिकित्सा मंत्री। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर गुलाम अली हैं, डायरेक्टर हैं कामदार हॉस्पिटल के। आप दोनों मेहमानों का इस खास सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रघु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आज का मुद्दा मेडिकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। मेडिकल एजुकेशन के बाद में जब स्टूडेंट मेडिकल एजुकेशन में जाता है, उसके बाद जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके बाहर आता है, किस तरह की संभावनाएं हैं और राजस्थान सरकार इसके लिए क्या कर रही है? रघु जी। राजस्थान में 6 राजकीय मेडिकल कॉलेज है, एक झालावाड़ सोसाइटी का मेडिकल कॉलेज है और 7 राजमेश के द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजेस हैं और एक RUHS जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है उससे जुड़ा हुआ अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज भी उनसे जुड़ा हुआ है जी। तो जहाँ तक UG की सीटें हैं, पहले 1950 सीटें थी, हमने 830 सीटें अंडर ग्रेजुएट की भी बढ़ाई है पिछले 2 साल के अंदर। PG की सीटें बढ़ाई है, सुपर स्पेशलिटी की सीटें बढ़ाई है। राजस्थान में जिस ढंग से 70 साल में सरकारी क्षेत्र के 16 मेडिकल कॉलेजेस स्वीकृत हुए थे जी। इन 2 सालों में हमारी सरकार ने 15 नए मेडिकल कॉलेज जी। अलग अलग ज़िलों में ये खोलने की स्वीकृति दी है। एक मेडिकल कॉलेज 325 करोड़ रुपए में बनेगा। 30 ज़िले हमारे कवर हो चुके हैं इन 15 मेडिकल कॉलेज के साथ, जहाँ सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है हमारी सरकार। 3 ज़िले बचे हुए हैं, उसमें भी नेशनल मेडिकल कमीशन के नियम है कि जहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे वो सरकारी क्षेत्र की अनुमति नहीं देते हैं, तो राजसमंद उसमें से एक है जी। और बाकी 2 ज़िले जो जालोर और प्रतापगढ़ हैं वहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि उन ज़िलों को भी हम कवर करें आने वाले साल में। तो इस तरह से राजस्थान के जो 33 ज़िले हैं उन 33 ज़िलों में ही सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज खुले, ताकि राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान पूरे कंट्री का सबसे बड़ा भूभाग है, 10% लैंड पूरे कंट्री की हमारे पास है। हमारी भौगोलिक परिस्थिति इस तरह की है कि आप रेगिस्तानी इलाके में चले जाएं तो 2-2, 3-3 किलोमीटर एक गांव से दूसरे गांव के बीच में दूरियां हैं। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ आम आदमी के डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए हमारे पास जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बढ़ा रहे हैं। साथ में मैन पावर और डॉक्टर्स की जो कमी रहती है, चाहे आप आदिवासी इलाके में चले जाएं, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति है, एक पहाड़ी पे एक मकान बना हुआ है। तो राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए एक तरफ हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, हम सब सेंटर खोल रहे हैं, PSC खोल रहे हैं, CSC खोल रहे हैं, उप जिला चिकित्सालय खोल रहे हैं, जिला चिकित्सालय में बढ़ोतरी कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस खोल रहे हैं। हर मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ अस्पताल होगा, उस पर 500 बेडेड अस्पताल की सुविधा वहाँ के लोगों को मिलेगी। सबसे बड़ी दिक्कत होती है सुपर स्पेशलिटी के सर्विसेज की, उसके लिए भी हमने फोकस किया अभी वर्तमान बजट में कि जो सुपर स्पेशलिटी की सर्विसेज है जिनकी ज़रूरत रहती है पूरे स्टेट के अंदर, वो भी सीटें हम बढ़े और वो डॉक्टर्स तैयार होंगे तो आने वाले समय में दिक्कतें कम रहेगी। जी मंत्री जी, इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आप डेवलप कर रहे हैं, तमाम जगह सीटें बढ़ाइए और ग्रामीण कि उन इलाकों में, उन हिस्सों में भी मेडिकल फैसिलिटी पहुंचे, इसके लिए भी राजस्थान सरकार काम कर रही है। अब मैं एक दूसरे सब्जेक्ट की तरफ आता हूं। राजस्थान के बहुत सारे बच्चे या राजस्थान के बाहर के बच्चे, चूंकि हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो तजाकिस्तान, कजाकिस्तान या दूसरे देशों के अंदर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। नियमों को इतना फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है कि यहीं पर वो जो है वो मेडिकल की पढ़ाई करें, कट ऑफ लिस्ट में जो है वो भी शामिल रहे। इस तरह की कोई आपकी योजना है? यही तो मैं कह रहा हूँ आपको कि जब आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेजेस कम होंगे जी, तो फिर ये बच्चे बाहर जाएंगे जी। एक ज़माना था जब साउथ इंडिया जाते थे, जिनकी पॉकेट अलाउ करती है, जो ज़्यादा फीस देके जी, वो लोग प्राइवेट सेक्टर की मेडिकल कॉलेज में जाते थे और अपना मेडिकल एजुकेशन करके आते थे। इसी तरह से ये विदेश में जाते हैं, वही लोग जाते हैं जिनके पेरेंट्स की पॉकेट अलाउ करती है। यहाँ पे उनका मेरिट में एडमिशन नहीं होता है। ये सारा जो नीट एग्जामिनेशन होता है पूरा कंट्री लेवल पे एक ही एग्ज़ाम होता है, उस एग्जामिनेशन की मेरिट के आधार पे इनको कॉलेज अलॉट होते हैं। किसी को सरकारी में फ़ीस का स्ट्रक्चर कम होता है और जो प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज हैं
उनमें फ़ीस का स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है। तो जो मेरिट में आते हैं लोग, उनको तो सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, लेकिन जो मेरिट में नीचे आते हैं उनको प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस मिलता है। जी। मंत्री जी, हमारे साथ डॉक्टर गुलाम अली भी इस समय जुड़े हुए हैं। डायरेक्टर हैं आप कामदार हॉस्पिटल के। गुलाम अली जी, मंत्री जी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहें, आपके कुछ सवाल हों। नमस्कार रघु शर्मा जी। मैं तो एक बार बधाई देना चाहूंगा आपको कि आप लोगों ने कोविड को इतने अच्छे से राजस्थान में हैंडल किया है। चिकित्सा मंत्रालय ने और राजस्थान सरकार ने, तो उसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। और मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में भी आप इसको और अच्छी तरह से हैंडल करेंगे। जैसे आपने बताया कि मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ज़्यादा खुली है तो उसमें अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, नो डाउट। लेकिन अपने यहाँ पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का मुझे लगता है कि जो फी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा है बनिस्बत के अब्रॉड मेडिकल कॉलेजेस प्राइवेट के जो हैं। तो उसमें लगता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फीस स्ट्रक्चर थोड़ा कम हो, गवर्नमेंट उसमें कुछ करे तो बच्चों को यही अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और बाहर जाना उनके लिए पॉसिबल भी नहीं होता। कोई भी पेरेंट मुझे नहीं लगता कि अपने बच्चों को बाहर भेज के पढ़ाना चाहेगा, क्योंकि वहाँ की प्रॉब्लम्स होती हैं, खाने की प्रॉब्लम है, कल्चर की प्रॉब्लम है। दूसरे कंट्री उतने सेफ नहीं है जितने अपने कंट्री सेफ है। तो अगर फीस स्ट्रक्चर या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी ज़्यादा खुल जाए यहाँ पे तो बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ज़्यादा खुले, ये तो प्राइवेट सेक्टर के लोगों पे डिपेंड करता है। हम अगर उनको प्रमोट नहीं करें, उनको अनुमति नहीं दें, वो एक अलग इशू है। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के फीस के स्ट्रक्चर के लिए भी हमने कमेटी बना रखी है। जस्टिस भार्गव के नेतृत्व में एक कमेटी है जो इनके फीस के स्ट्रक्चर को बार बार हर साल रिव्यू करती है, देखती है, लेकिन उनकी अपनी कठिनाइयाँ हैं। इसीलिए हमने कहा कि कम फीस में बच्चे डॉक्टर बने, वो संभव है सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज ज़्यादा खुले। और हमारा थ्रस्ट उसी पे है। पूरे कंट्री में पिछले बजट में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रोविज़न रखा भारत सरकार ने। हमने उसमें से 15 1/5 मेडिकल कॉलेज राजस्थान के लिए लिए। ये 60-40 के रेशियो पे मिलता है। 325 करोड़ रुपए की लागत में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा। 60% पैसा ही देती है भारत सरकार, 40 तो हमको ही देना पड़ता है। उसके अलावा ज़मीन हमको खुद को प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ज़मीन के अलॉटमेंट का काम हमारे अधिकारियों ने किया। हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 40% जो पैसा राज्य के हिस्से का होता है उसकी स्वीकृति प्रदान की, तब जाके 15 मेडिकल कॉलेज हमको मिले। बिल्कुल सर, ये एक्चुअली जैसे बाड़मेर है, पाली डिस्ट्रिक्ट में है ये मेडिकल कॉलेज, तो ये तो बहुत ही सराहनीय काम है आप लोगों का। क्योंकि ऐसी जगह पे मेडिकल कॉलेज कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था कि यहाँ पे कभी कोई मेडिकल कॉलेज खुलेगा। तो वहाँ के एक तो लोगों को फायदा होगा, बाड़मेर के लोगों को फायदा होगा कि वहाँ पे चिकित्सा सेवाएं इतनी उच्च स्तर की मिल रही है, मेडिकल कॉलेज स्तर की मिल रही है, या पाली के लोगों को फायदा होगा। तो वो तो वास्तव में ही एक हेड्स ऑफ वाला काम है। इसके लिए मैं मेरी तरफ से और डॉक्टर बिरादरी की तरफ से आपको हेड्स ऑफ करता हूँ, आपको, आपके राजस्थान सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। मंत्री जी, इसके अलावा चूंकि अभी कामदार जी ने कहा, डॉक्टर गुलाम अली ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कोविड काल को लेकर। आपको याद होगा रघु जी, जब कोविड शुरू हुआ था और पूरे देश के अंदर कोविड को लेकर जो है वो बड़ी कश्मकश की स्थिति थी, तब सबसे पहला क्योर जो है वो एसएमएस हॉस्पिटल में हुआ था और नेशनल सुर्खियां बनी थी। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्रालय ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया और आज तक इस कोविड के आंकड़ों पर नियंत्रण किया हुआ पूरे देश के मुकाबले। रघु जी, देखिए, कोविड मैनेजमेंट तो राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतना शानदार तरीके से किया गया। जिस प्रदेश में 11 मार्च को पहला पॉजिटिव केस आया जी, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कोविड मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं था, टेस्टिंग फैसिलिटी यहाँ पे थी नहीं। तो अब हमने पेशेंट का लिया, पूना की वायरोलॉजी लैब में भेजा। अब ये जो 11-12 महीने निकले हैं, इसमें हमने राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में और प्राइवेट क्षेत्र में करीब 60-62 जगह पे ये टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप किए। 70,000 टेस्ट पर डे, वो भी RT-PCR टेस्ट हम करने की क्षमता डेवलप कर चुके हैं। हमने पड़ोसी राज्यों को कहा इसीलिए कि जहाँ पे फैसिलिटी डेवलप नहीं है, 5,000 टेस्ट हम उन लोगों के लिए भी करके दे सकते हैं। तो राजस्थान ने जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी ने बहुत प्रोएक्टिव होके जी कोरोना मैनेजमेंट का काम किया है। आप जानते हैं, जब पहला केस आया तो इसके ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल तय नहीं था। तो हमारे एसएमएस के डॉक्टर्स ने 4 दवाओं का कॉम्बिनेशन बनाया
हमारे स्वाइन फ्लू में काम आने वाली दवा, बिल्कुल, टेमी फ्लू, मलेरिया में काम आने वाली क्लोरोक्विन, और ये जो HIV एड्स में काम आने वाली रोटिनावीर और लोपिनावीर, इन 4 दवाओं के कॉम्बिनेशन से जो पॉजिटिव मरीज थे उनकी रिकवरी के लिए इन दवाओं का इस्तेमाल किया गया। ICMR ने और फिर इस दवाई को पूरे देश में फॉलो किया। उसके बाद में यस जी, उसके बाद में हमने टोसिलीजुमैब जो 40,000 तक का इंजेक्शन आता है, रेमडेसिविर, उसका पर्याप्त मात्रा में प्रोक्योरमेंट किया और ये गरीब आदमी को भी लगे तो हमारी PSC CSC तक इन इंजेक्शन्स को हमने भेजा। प्लाज्मा थेरेपी शुरू की 9 जगह पे राजस्थान में जी, जो रिकवर हो जाते थे मरीज, उनका 13-14 दिन बाद ब्लड डोनेशन होता था और उसमें से प्लाज्मा थेरेपी दी जाती थी, उससे भी कई लोग ठीक हुए। तो राजस्थान का जिस ढंग का चाहे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किए हो, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, आप जानते हैं कोरोना मरीजों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत ऑक्सीजन सपोर्ट की पड़ती है जी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज नहीं हो उसके लिए हमने ऑक्सीजन जनरेशन के जगह जगह प्लांट लगाए। पूरे हमारे उप जिला चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए अस्पताल, सब में ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट लगे। लिक्विड ऑक्सीजन के स्टोरेज की सिस्टम 5-6 मेडिकल कॉलेजों में डेवलप किया। तो कुल मिला के ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, हमने ICU डेवलप किए। इस दौरान ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, ICU बेड, सामान्य बेड, वेंटिलेटर्स का प्रिक्योरमेंट किया जी, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से किसी आदमी को कोई दिक्कत नहीं हो। इसके अलावा मंत्री जी एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, डॉक्टर गुलाम अली भी आपसे एक बार फिर से बात करेंगे, लेकिन बीच में मैं एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछ रहा हूं। चूंकि कोविड वैक्सीनेशन में राजस्थान की रफ्तार सबसे ज्यादा है, लेकिन डोज की सप्लाई इस रफ्तार से मैच नहीं खा पा रही है। अभी हाल ही के अंदर जो है वो आपने कहा था कि डोज जो है वो केंद्र सरकार से नहीं मिल पा रही है और वैक्सीनेशन की रफ्तार जो राजस्थान में है वो डोज मिलने से कहीं ज्यादा चल रही है। तो इसकी पूर्ति के लिए आप क्या कर रहे हैं कि ये रफ्तार बनी रहे? देखिए, हमने राजस्थान वैक्सीन कोविड मैनेजमेंट में भी पूरे देश में नंबर 1 रहा। हमारा रिकवरी का परसेंटेज 98.60 रहा। हमने मृत्यु दर को भी नियंत्रित रखा, 0.86% रहा। अब जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, चाहे फर्स्ट फेज का हो, सेकंड फेज का हो या थर्ड फेज का हो, हमने उनसे कहा कि आप हमें वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में दे दीजिए, क्योंकि स्टोरेज की पर्याप्त व्यवस्था की है राजस्थान सरकार ने। 3 स्टोरेज सेंटर हमने राजधानी में डेवलप किए, 7 हमारे डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, वहाँ पे हमने स्टोरेज की सुविधा डेवलप की है। 34 डिस्ट्रिक्ट मेडिकली है हमारे, वहाँ पे हमने स्टोरेज का सिस्टम डेवलप किया है और 2444 कोल्ड चेन पॉइंट डेवलप किए पूरे स्टेट में, और एक वैन, वैक्सीनेशन वैन हर जिला मुख्यालय पर रखी है। तो जब आप हमको बफर स्टॉक दीजिए ताकि यहाँ पे हर रोज़ 2 से 2.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। जितनी भ्रांतियाँ थी लोगों को वैक्सीन के बारे में, IEC के माध्यम से, हमने विज्ञापन के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से आम आदमी के जहन में ये डालने में हम कामयाब रहे कि भाई इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जी, वैक्सीन आपकी सेफ्टी के लिए है, इसीलिए टर्नआउट हो रहे हैं इतने लोग। हमें भारत सरकार ने 31 लाख वैक्सीन दी जी, उसमें से 2,15,000 हमने आर्मी को दे दी जी, 25 लाख से ज़्यादा हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो ये 5 मार्च को मैंने कहा था कि हमारे पास 3-4 दिन की वैक्सीन बची है। जिस ढंग से पर डे टर्नआउट हो रहा है वैक्सीनेशन के लिए लोग, उस हिसाब से हमारे पास 4 दिन बाद वैक्सीन नहीं रहेगी। तो हमने नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पाल जो इस काम को देख रहे हैं उनसे बात की, मैंने खुद ने बात की, मुख्यमंत्री जी ने बात की, चीफ सेक्रेटरी हमारे हैं, उन्होंने भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी, मैंने चिट्ठी लिखी, सारी स्थिति कि आपने कितनी वैक्सीन हमको दी है, कितनी हमारे पास मौजूद है, कितनी वैक्सीन हम लगा चुके हैं और कितने दिनों की हमारे पास बाकी है जी। उसके बाद मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन जी उनसे भी बात की। जब डोजेज नहीं आई तब मैंने मीडिया को कहा कि ये मंगलवार के बाद हमको वैक्सीनेशन का काम बंद करना पड़ेगा अगर हमारे पास टाइमली वैक्सीन नहीं आएगी। उसके बाद इन्होंने 85,000 वैक्सीन भेजी 9 मार्च को,
और 10 मार्च को 6,80,000 वैक्सीन भेजी। जी। तो मैंने कहा टुकड़ों में क्यों भेज रहे हो, हमारा तो गति 2 से 2.5 लाख पर डे लगा रहे हैं हम। वैक्सीन जो आपने कैटेगरी तय की उसके 60 साल से ऊपर के लोग या 45 साल से 59 ईयर्स की एज ग्रुप के बीच में जो कोमोर्बिड लोग हैं, तो वो वैक्सीनेशन का टर्नआउट हमारे यहाँ बहुत अच्छा हो रहा है। तो हमारे साथ डॉक्टर गुलाम अली भी लगातार बने हुए। गुलाम अली जी, चूंकि वार्ता लंबी चल रही है इसलिए मंत्री जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अगर आपके कोई और सवाल हो, आपकी कोई और जिज्ञासा हो तो आप मंत्री जी से पूछ सकते हैं। मंत्री जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे महाराष्ट्र में अभी केसेस बढ़ रहे हैं, सेकंड वेव अपन जिसको कह रहे हैं जी। तो सेकंड वेव को रोकने के लिए और अपने राजस्थान में केसेस नहीं बढ़े उसके लिए क्या तैयारियां चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, राजस्थान ने तो मास्क लगाने का कानून अगर बनाने वाला कोई प्रदेश है जी, विधानसभा में हमने मास्क अनिवार्य रूप से लगाने का कानून बनाया। और हमारा ये मानना है, डॉक्टर्स का भी ये मानना है, हालांकि वैक्सीन आ गई है लेकिन वैक्सीन से भी ज़्यादा सेफ्टी अगर कोई प्रोवाइड करता है तो वो मास्क करता है। और हमने इसके लिए 1 करोड़ जन आंदोलन शुरू किया कोरोना के खिलाफ। मंत्री गए पूरे ज़िलों के अंदर, प्रोग्राम आयोजित किए गए, मास अवेयरनेस के प्रोग्राम लॉन्च किए गए। हमने घर घर जाके लोगों को खुद ने गलियों में, मोहल्लों में, बाज़ारों में लोगों को खुद मास्क जाके बांटे। 1,70,00,000 मास्क स्वायत्त शासन विभाग के साथ मिलके हमने राजस्थान में बांटे, ताकि आम आदमी के जहन में ये जो 3-4 चीज़ें हैं, हमने कहा कि नो मास्क नो एंट्री, कहीं भी आपका प्रवेश नहीं होगा अगर आपने मास्क नहीं लगा रखा है। तो राजस्थान में 4 चीज़ों की सावधानियों के लिए व्यापक प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं। चेहरे पे मास्क होना चाहिए, 2 गज की दूरी होनी चाहिए, बार बार साबुन से हाथ धोइए आप, और भीड़ में आप एकत्रित मत होइए। आज भी हम बराबर हमारा ये कैंपेन चल रहा है। वैक्सीन अपनी जगह है, वैक्सीन लग रही है, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान में भी 3-4 जगह हमारा एक बार तो 76 पॉजिटिव केसेस पर डे का आंकड़ा हो गया था पूरे स्टेट में। अब ये धीरे धीरे बढ़ के कभी 150 हो जाता है, कभी 200 हो जाता है। ये चिंता की बात है कि कुछ जगह जब से हमने स्कूल खोले हैं, कुछ स्कूल में, कुछ छात्रावासों में जो आवासीय छात्रावास हैं वहाँ पॉजिटिव निकले हैं बच्चे। तो हमारी तरफ से तो अवेयरनेस का प्रोग्राम हमने चला रखा है, और बचाव ही इसका उपचार है। आप तो खुद डॉक्टर हैं। यस सर। ये महामारी है, इसका बचाव ही इसका उपचार है, और बचाव के तरीके यही है कि बराबर आप नियमित रूप से मास्क लगाएं। और मास्क लगाने से और बीमारियां जितनी हैं आपको, कोरोना छोड़िए, उसमें भी आपको फ़ायदा होता है। पॉल्यूशन में भी, पॉल्यूशन की वजह से भी जो कॉम्प्लिकेशंस आती है उनमें भी बचाव होता है। तो कोशिश और बराबर यही है कि राजस्थान में अवेयरनेस हो। चूंकि हमने मेडिकल एजुकेशन से इस मुद्दे को शुरू किया था, एक बहुत छोटा सा सवाल जो है इसी मूल मुद्दे से जुड़ा हुआ है कि जब मेडिकल के अंदर छात्र जाते हैं पूरे राजस्थान से, स्टेट से, जब मेडिकल एजुकेशन में जाते हैं तो सबसे बड़ी चिंता बाद में किसी भी अभिभावक की या उन बच्चों की ये होती कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। इसको लेकर आपने कोई अलग से कदम उठाए? राजस्थान में हमारे पास डॉक्टर्स की कितनी कमी है, एएनएम जीएनएम की कितनी कमी है, बाकी जो लैब टेक्नीशियंस हैं, ईसीजी टेक्नीशियंस हैं, रेडियोग्राफर हैं, ये बाकी जो जितने भी लोग हैं इनकी कितनी कमी है, उस कमी का असेसमेंट करके पोस्ट क्रिएट की गई, उन पे भर्ती का काम किया गया और उन्होंने ज्वाइन भी किया। हमने करीब 2737 डॉक्टर्स की भर्ती की है जी इस दौरान, और 12,500 एएनएम जीएनएम की भर्ती की है। बाकी भर्तियों का प्रोसेस चल रहा है। अब जब जितने पीएससी सीएससी खुलेंगे जी, वहाँ पे खाली जगह होगी, या जितने भी जगह पर जी डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक हम वैकेंसीज निकालते हैं जी। और उनके भर्ती का काम भी साथ ठीक। साथ चलता रहता है। ठीक। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जितना जितना बढ़ेगा जी, उतनी नियुक्तियों का काम भी ये कोरिलेटेड है एक दूसरे से। बिल्कुल। मंत्री जी, एक और महत्वपूर्ण और छोटा सा सवाल, अंतिम सवाल मेरा आपसे, कि अगर पूरे देश में टीकाकरण वैक्सीनेशन की बात की जाए, कोरोना वैक्सीनेशन की, तो सबसे ज्यादा आपके अवेयर प्रोग्राम की वजह से
बहुत ज्यादा दिलचस्पी यहाँ पर बुजुर्ग दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा देश में बुजुर्गों को टीका राजस्थान में लग रहा है। ये बना रहे, कायम रहे और ज्यादा से ज्यादा राजस्थान की आबादी को टीका लगे, इसके लिए आपने कुछ नई प्लानिंग की है, कोई नई योजना है? क्योंकि पूरे देश के अंदर जितने बुजुर्ग जिन्होंने टीका राजस्थान में लगवाया उतने आंकड़े देश में कहीं पर भी नहीं है। देखिए, हमारे जो कैटेगरी इन्होंने रखी है थर्ड फेज की जी, जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं जी, या 45 से 59 साल के कोमोर्बिड लोग हैं, उनका फैक्चुअल आंकड़ा तो हमारा 86,84,000 था जी, लेकिन भारत सरकार ने करीब 68 लाख को बेनिफिशियरी माना। जी, उन लोगों को अवेयरनेस के लिए हमने कैंपेन चला रखा पूरा कि भी आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हो या आपको कोई गंभीर बीमारी है तो आपका वैक्सीनेशन करवा सकते हैं आप। हमने इसको PSC CSC लेवल तक ये वैक्सीनेशन की फैसिलिटी दे रखी है। वैक्सीनेशन सेंटर्स डेवलप करने की जहाँ तक बात है, पूरे राजस्थान में हमने जितनी मात्रा में हमको ज़रूरत थी उससे ज़्यादा डेवलप किए। मैन पावर की बात थी, उनका डिप्लॉयमेंट किया। हमने हर रोज़ विज्ञापन दे रहे हैं, टेलीविज़न पे भी, अखबारों में भी, और लोगों में किस तरह से प्रचार प्रसार हो कि टाइमली आके वो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। तो राजस्थान में अवेयरनेस का ऊपर हमने फोकस किया है जी, कि भाई इस कैटेगरी के लोग इस तीसरे फेज के अंदर आप वैक्सीनेट अपने आप को करवा सकते हैं। और उसी का परिणाम है, मुख्यमंत्री जी ने जाके IDH में जाके खुद ने अपना वैक्सीन लगवाया। तो लोगों में ये भ्रांति दूर होती है जी, बिल्कुल कि अगर आप वैक्सीन लगाएंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। राज्य का चीफ मिनिस्टर जाके जब वैक्सीनेट अपने आप को करवाता है, हमारे विधायक हैं जितने, हमने विधानसभा में वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया, वहाँ सीनियर जितने भी एज ग्रुप में आते हैं वो लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। राजभवन में हमने वैक्सीनेशन का सेंटर डेवलप किया, राज्यपाल महोदय ने अपने आप को वैक्सीनेट करवाया। आम आदमी में जब ये भ्रांति दूर हो जाती है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जब इसका प्रचार प्रसार पूरा हो जाता है तो वो आसानी जब से आपकी टीके के लिए आ साइट पूरी जाता है। जी 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 बिल्कुल ठीक कहा मंत्री जी आपने। ये प्रचार का भी बहुत बड़ा रोल इसमें रहा है और ये आंकड़े जो है वो राजस्थान के अंदर लगातार बढ़ रहे हैं और उम्मीद है कि राजस्थान की ज़्यादा से ज़्यादा आबादी तक ये वैक्सीनेशन पहुंचे। लाइफलाइन ई कॉन्क्लेव के इस खास सेशन में आप दोनों मेहमान जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद।